नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे और क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठा रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था, आज हम उसी बात को चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, मैं एक बार पॉइंट को रिवाइंड करवा दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आपकी स्टडी चलती रहे, कि कल हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत संवैधानिक विकास की चर्चा करी। तो इसमें हम लोगों ने कल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा करी। और कल हम लोगों ने इसमें जाना कि किस इस 1773 के एक्ट के माध्यम से क्या क्या नए प्रावधान किए गए। आज हम अपनी क्लास को यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि आज हम लेके चलते हैं कि 1793 में एक चार्टर एक्ट था, उसका हमारे स्टडी से क्या रिलेशन, ठीक है। सत्रह सौ तिरानवे का चार्टर एक्ट क्या है, ये इसकी हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली था क्या ये कि इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी के कार्य एवं संगठन में सुधार करना, और इसमें जो गवर्नर जनरल था और गवर्नरों को अपनी परिषद के निर्णयों को बदलने का एक अधिकार दे दिया गया इस 1793 के एक्ट के माध्यम से। और जो नियंत्रण मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया इस एक्ट के माध्यम से। और इसके द्वारा सभी कानून और विनियम की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। तो ये था आपका एक्ट 1793 का। अब इस एक्ट के बाद हमारा एक्ट आता है 1813 का एक्ट। अठारह सौ तेरह का चार्टर एक्ट क्या था ये? तो चलिए इसके हम प्रावधानों को देखते हैं कि ये 1813 का क्या एक्ट है। चलिए कर सकते इसमें कि इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। किंतु कंपनी का, किसका? कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस पे बना रहा? एक तो आपका चाय और चीन के साथ व्यापार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका जो है चाय, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार करेगी और चीन के साथ व्यापार करेगी। ये इसका एक अधिकार अभी भी कंपनी का बना रहा। और आगे हम करें इसमें कि भारतीय राजस्व से
व्यय करने के लिए नियम और पद्धति इस कानून के द्वारा बनाए गए। इस एक्ट ने कलकत्ता और आपका बंबई और मद्रास, कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकार के द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया। मतलब कलकत्ता की सरकार, बंबई की सरकार और मद्रास की सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो उसका अप्रूवल आपका किससे लेना होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल लेना होगा, तभी वो कानून बन पाएगा। चलिए, कंपनी को गवर्नर जनरल और गवर्नर तथा जो प्रधान सेनापति थे उनको नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति बहुत जरूरी थी। अगला कर सकते हैं कि कंपनी को और अगले 20 ईयर्स के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण करने का अधिकार मिल गया, किंतु स्पष्ट कर दिया कि इससे उन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अगला कर सकते हैं इसमें कि इस एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख की धनराशि, यानी कि 1 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गई कि वह भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी। और भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली। धर्म प्रचार की अनुमति मिलना, तो ये इस एक्ट के कुछ प्रमुख प्रावधान थे। अब इसके बाद में (1833) का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या था इसको हम जो है जानते हैं। इस एक्ट के तहत भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वह भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला प्रॉब्लम, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो था, अब वो भारत का बन गया, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। उसकी कार्यकारी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया और मद्रास तथा एक साथ में और थी मद्रास और बंबई वाली, नहीं ठीक है, मद्रास तथा बंबई की परिषदों की विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। विधि
शक्ति समाप्त कर दी गई, इसका प्रावधान था। और कर सकते हैं कि इस चार्टर ने ब्रिटिश संसद को भारतीय सरकार पर नियंत्रण रखने के अधिकार को सुरक्षित रखा और वह गवर्नर जनरल की परिषदों के द्वारा निर्मित विधियों को संसद अस्वीकृत कर सकती थी और भारत के लिए स्वयं विधि बना सकती थी। इस कानून का ये प्राप्त अगला कर सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा निर्मित विधियां भी ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित विधियों की समान अब मान्य हो गई, वैलिड हो गई। अगला कर सकते हैं कि गवर्नर जनरल द्वारा पारित कानूनों को अब रेगुलेशन की जगह एक्ट की संज्ञा दे दी गई। रेगुलेशन की जगह अब एक्ट शब्द का प्रयोग होना है। अगला कर सकते हैं इसमें हम कि इसमें इस एक्ट में एक प्रावधान था कि इसमें जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें एक नए मेंबर की जोड़ा गया, वो था आपका विधि मेंबर। और समस्त कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग को बनाया गया। इस विधि आयोग के पे जिम्मेदारी थी कि वह जितने भी कानून हैं उसको उसे कोड कर से एक तरह से प्रारूप तैयार करे। कंपनी का चाय और चीनी के साथ व्यापारिक एक अधिकार को इस एक्ट के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और अब प्रशासन तथा राज्य संस्था करेगी। यानी कि कंपनी का चाय तथा चीनी के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया, उसे पूर्णतः प्रशासन तथा राजनीतिक संस्था बना दिया गया। चलिए अगला कर सकते हैं कि इस एक्ट में ही पहली बार यह प्रावधान किया गया कि किसी को भी केवल जाति, वर्ग, धर्म अथवा जन्म के स्थान पर भेद नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह आगामी भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, यहाँ से इसका बीजारोपण हो जाता है। ठीक है, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ प्रावधान थे। इसके ठीक 20 वर्ष बाद एक एक्ट और आता है 1853 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट क्या था? इस चार्टर एक्ट में क्या कहता है ये चार्टर एक्ट? तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में संसदीय पद्धति के आरंभ का संकेत मिलता है और इसके तहत पहली बार कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को अलग करने का ठोस कदम उठाया गया और संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल, COUNCIL, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात एक विधान परिषद की स्थापना की गई। आगे चलकर यही परिषद धीरे धीरे लघु संसद का रूप लेने लगी। विधान परिषद में अब 12 सदस्य की संख्या तय की गई। अब इसमें से जो है एक कमांडर इन चीफ हो जाएगा,
कमांडर इन चीफ हो जाएगा और इसमें एक गवर्नर जनरल है और उसके परिषद के 4 सदस्य और 6 सभासद विधान परिषद के सदस्य हैं। अब टोटल मिला के इसमें 12। अच्छा, जो ये 6 सदस्य थे अन्य, अब इसमें से 6 कौन कौन से थे, जरा इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें एक तो आपका था बंगाल का चीफ जस्टिस, दूसरा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और बंगाल मद्रास और बम्बई और आपका आगरा। 6 यहाँ से एक 6 सदस्य इसमें शामिल प्रतिनिधि थे। और बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति जो है की गई, जो प्रशासन की कार्यवाही को संभालेगा। और भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत यहां से प्रारंभ माना जाता है। तो ये 1853 के एक्ट में कुछ प्रावधान हैं जो किए गए। आगे हम चर्चा करते हैं इसी एक्ट के माध्यम से कि परिषद के द्वारा पारित कोई भी अधिनियम बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के कानून नहीं बन सकता था। यानी कि परिषद द्वारा अगर कोई प्रस्ताव पारित किया गया है वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि उस पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति ना मिल जाए। और भारत में सिविल सेवा के लिए नियुक्ति संबंधी अधिकार कंपनी के निदेशकों से लेकर प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा अब किया जाना सुनिश्चित हो गया। तो इस एक्ट के माध्यम से ये सबसे अच्छा एक प्रावधान था जो इसमें किया गया। और अगर हम बात करें तो इसके कि इस एक्ट के माध्यम से कि भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण बढ़ा और इसने भारतीय शासन को ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित करने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। तो अब हम इसके जो है 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 के चार्टर एक्ट का कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि संवैधानिक विकास के इस प्रथम चरण में जो 1753 से 1853 तक की हम लोग जो उसमें चर्चा कर रहे हैं वो बेसिकली क्योंकि जो 1726 में जो आपके राजलेख बन के आए थे वो संविधान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। और इस अवधि में जितने भी अधिनियम बने उसका संवैधानिक विकास की दृष्टि से यद्यपि कोई डायरेक्ट महत्व नहीं है, क्योंकि ये अधिनियम मुख्य रूप से कंपनी के व्यापार करने की स्वीकृति, उसे मजबूत करने तथा उसे ही अनुशासित करने का प्रयास मात्र थे। फिर भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए उस प्रक्रिया को समझने के लिए है इसका अध्ययन हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता। तो इसलिए हम जो बेसिकली चर्चा कर रहे हैं 1700 जो आपका 73 है और 1893 के बीच के जो आपके एक्ट चार्टर एक्ट जो आए हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसने क्या है कि भारत में कई संवैधानिक प्रगति हुई इस कालखंड में। इसमें मुख्य रूप से एक तो जो आपका कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापना हुई। दूसरा कर सकते हैं हम कि कार्यपालिक तथा विधायी शक्तियों का पृथक्करण
कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों का पृथक्करण। अगला कर सकते हैं कि हम इसमें विधि आयोग की स्थापना कर दी गई। अगला कर सकते हैं हम कि जो है इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का शुरुआत हुई। की शुरुआत। सिविल सेवा में खुली परीक्षा का प्रारंभ। और विभेद का प्रतिषेध। और कर सकते हैं इसमें न्याय प्रशासन की स्थापना। तो कुल मिलाकर आपके इस पीरियड के तहत इतना डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। और आप देखेंगे कि संवैधानिक दृष्टि से जो यहाँ पर आज यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका हम जब भारतीय संविधान की बात करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या यहाँ से ले लिया गया है। तो ये आपका एक 1813 से लेकर 1853 तक की आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा करी है। तो आज ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत संवैधानिक विकास का जो प्रथम चरण है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज जो आपका 1600 से स्टार्ट हुआ था और ये आपका 1853 तक चला। ठीक है, तो आज ये आपकी क्लास यहाँ पर पूर्ण होती है।